हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की अपनी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 1, कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर का काल, एरा का मतलब होता है कोई मतलब युग। कोल्ड वॉर वाला जो शासन चल रहा था, कोल्ड वॉर वाला जो दौर चल रहा था, जो समय चल रहा था, उस कोल्ड वॉर वाले समय के बारे में हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको पता होगा कोल्ड वॉर क्या है। नहीं पता तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं कराऊंगा सारी चीज़ें आपको। हो सकता है लेंदी बने वीडियो, इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। और टॉपिक वाइज टॉपिक में इस बुक को कवर कराऊंगा, ठीक है। जैसे अब ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हमारी वीडियो जाएंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उसमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव, अगर हिस्ट्री की जरूरत पड़ रही है कुछ चीज़ों की समझाने की, मैं वो भी चीज़ें समझाऊंगा। देखो अल्टीमेटली अपना एम क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अपना एम, अब यहाँ पे ध्यान रखना, हालांकि क्लास 12th की बुक है ये, बट ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आगे तक काम आती हैं। यूपीएससी हो गया या स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया, वहाँ पर काम आती हैं। या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसको हायर लेवल से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, हर जगह पर ये चीज़ें काम आएंगी। तो थोड़ी सी मेरी अगर बीच बीच में क्या रहेगी, कोशिश रहेगी कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊं जिससे आपका भी नॉलेज अच्छा हो और यहाँ पर चीज़ें आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो पाएँ। तो कभी भी टेंशन मत लेना, लाइन टू लाइन तो बुक अपनी दे ही रखी है, चीज़ें हम कुछ एक्स्ट्रा भी समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है, पहला ही वाला टॉपिक दे रखा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। मतलब क्यूबा में मिसाइल रख दी जाती है यूएसएसआर के द्वारा, तो उससे क्राइसिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक चीज़ क्या समझनी है, एक तो हमें देखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा, और एक देखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो अब ये चीज़ें दिमाग में अपने में सेट कर लो भाई, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में, हमेशा दिमाग में सेट रखना इसको। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में। अब इस समय अपने प्यारे देश भारत की सिचुएशन क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए। अपने भारत देश में रूल कर रहे थे अंग्रेज। तो किसका शासन चल रहा था, ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था। तो अपनी तो हालत खराब थी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1945 में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना था, यूएनओ। यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। तो ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यूएनओ कब बना था। और 24 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं यूएनओ का, यूएनओ डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है। थोड़ा सा अगर बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखें तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, दैट इज ओके। इसमें दो ग्रुप थे, एक तरफ तो थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ थी एलाइज पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी ये हुआ करता था, जर्मनी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, ये मेन मेन है, ठीक है। एक तरफ तो ये देश थे और दूसरी तरफ कौन था, सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, ये थी अलाइज पावर्स। रिजल्ट क्या होता है, अलाइज पावर्स डिफीट कर देती हैं किसको, सेंट्रल पावर को डिफीट कर देती हैं। और मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1918 में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, ये पूरी डिटेल तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें एक तो सेंट्रल पावर्स थी, दूसरी अलाइज पावर थी। अलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को डिफीट कर दिया। और जब डिफीट किया था तो इस एक ट्रीटी साइन हुई थी इस समय पर। उस ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। आपको ध्यान रहना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। उसी ट्रीटी का नाम दे दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी, ये अलाइड पावर्स, अलाइज हैं, अलाइड एक ही बात है, अलाइड पावर्स और साथ के साथ में जर्मनी, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी। अब किस जगह पर ये साइन हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, फ्रांस में साइन हुई थी। ध्यान रखना कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में पैलेस है जिसका नाम है पैलेस ऑफ वर्साइल्स, और यहाँ पर एक हॉल है जिसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स, यहाँ पर ये साइन हुई थी। कब हुई थी, 28 जून 1919। तो आपको ध्यान रखना है जून 1919 में कौन सी ट्रीटी साइन होती है, ये होती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और ये कब लागू होती है, ये लागू होती है 10 जनवरी 1920 को। और इस ट्रीटी के तहत ये माना गया कि हाँ भाई, इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके पीछे जो जिम्मेदार कंट्री है वो कौन सा है, जर्मनी है। जर्मनी ने ही वॉर की शुरुआत की थी, इसलिए जर्मनी पर हार्श पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए, कड़े मतलब इस पर क्या लगाने जाने चाहिए, कड़े मतलब इस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, बहुत सारी पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारा लॉस हुआ है, कई करोड़ों लोगों की क्या हुई है इसमें जान गई है। तो इसके लिए जर्मनी को अपनी टेरिटरी को खोना पड़ता है, बहुत सारे जो रेपरेशन है मतलब इनको भुगतान करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है जो जीते हुए कंट्रीज थे। साथ ही साथ में इनको बोला गया कि आपको अब आर्मी को
अनमिलिटराइज करना है, मतलब आर्मी रखने की, ज़्यादा आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कही गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो मुद्दे की बात ये है पुत्रों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम आप सुनोगे लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। मगर ये लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है और फिर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दो पावर्स के बीच में हुआ था। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स या अलाइज पावर्स। अलाइज में कौन थे? यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान रखना 1922 या 23 के बाद से 1922 या 1923 के बाद से 1991 के बीच में एक देश है जिसका नाम है यूएसएसआर। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और इसमें से सबसे बड़ा जो देश निकल के आएगा वो आएगा रशिया, प्लस और 14 रिपब्लिक अलग से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी पूरी डिटेल में तो हम समझेंगे, डोंट वरी। फिलहाल ध्यान रखना यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रशिया खुद किसका पार्ट था? ये यूएसएसआर का ही पार्ट था, मतलब यूएसएसआर के अंदर ही आता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपसे कोई कहे रशिया मतलब यूएसएसआर, ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। तो एक तरफ तो ये थे सोवियत यूनियन या रशिया, सॉरी यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। दूसरी तरफ थी जर्मनी, जापान, इटली, ये थी। और इस युद्ध के पीछे जो मेन आदमी जिम्मेदार था दैट इज हिटलर। हिटलर की वजह से बहुत सारी समस्याएं हुई। ठीक है, खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा 1945 में, तो उसके बाद मैंने बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यूएनओ में आज की डेट में आपको पता हो तो 193 इसके कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं। यूएनओ की मेंबर्स कितने आज की डेट में? 193, 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएसए के। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर, पता होगा आपको, यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर क्या गिरा दिए थे? बॉम्ब गिरा दिए थे। कौन कौन से 2 शहर पर बम गिराए थे? एक तो था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। वहाँ पर बम गिरा दिए थे तो जापान को सरेंडर करना पड़ा था। और यूएसएसआर की एक आर्मी थी जिसका नाम था रशियन रेड आर्मी, इन्होंने जर्मनी के सोल्जर्स की हालत ख़राब कर दी थी। तो कुल मिला के 1945 के आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो अब पूरे वर्ल्ड में 2 बड़े पावर के केंद्र निकल के आते हैं, 2 जगह पर पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। एक तो पावर निकल के आती है बड़ा पावरफुल कंट्री यूएसएसआर और दूसरा निकल के आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ध्यान रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर और यूएसएसआर के अलाइज। एक तरफ यूएसए प्लस यूएसएसआर के अलाइज, ऐसे करके पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया मगर एक नया वॉर स्टार्ट हो गया जिसका नाम रखा गया है कोल्ड वार। हालांकि कोल्ड वार के बारे में तो हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल तो बस इतना समझ लो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, सुनना ढंग से, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए, और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब है बिल्कुल शीत युद्ध बोलते हैं इसको, ऐसा वॉर जिसमें 2 कंट्रीज डायरेक्टली आमने सामने नहीं आती हैं, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई करती हैं। ठीक है, ऐसा वार होता है। कभी भी हॉट वॉर में एक तब्दील नहीं हुआ, मतलब आमने सामने लड़ाई नहीं करते और अपने ये किसी अपने साथी को सपोर्ट करेगा, ये किसी दूसरे देश को सपोर्ट कराएगा और इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी। कुछ इस प्रकार से कहानी चलती है। तो कोल्ड वॉर कब से शुरू होता है? 1945 से कोल्ड वॉर शुरू होता है और 1991 के बीच में चलता है और 1991 में जाके कोल्ड वॉर खत्म होता है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और यूएसएसआर टूट जाता है 15 रिपब्लिक्स में, जिसमें सबसे बड़ा था रशिया। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 के बीच में। अब ये पूरी किताब में यही चलता रहेगा, तो आप डोंट वरी, अब बिल्कुल दिमाग में रट जाएंगी चीज़ें। और यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो ये हो गया अपना यूएसएसआर, जो रेड वाला पोर्शन दिखा रखा है। यूएसएसआर एक्चुअली
ये आपका कम्युनिस्ट स्टेट था, सोशलिस्ट स्टेट था। दूसरी तरफ था यूएसए, ये कैपिटलिस्ट स्टेट था। ठीक है, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट इसके बारे में एक वीडियो में आपको समझाऊंगा, एक सेपरेट लूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, फिलहाल तो इतना ध्यान रखो कि यूएसए कैसा था, कंट्री था कैपिटलिस्ट, यूएसएसआर कैसा था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। और यूएसएसआर यूएसए क्या था, कैपिटलिस्ट, यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज़ बस नॉर्मल से अंतर याद रखना है। तो जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पर 1961-62 की बात है, तभी ये घटना होती है। कौन सी घटना होती है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस दौर की बात है, ये कोल्ड वॉर के टाइम की ही बात है। ठीक है, बस अब यहाँ पर आपका लिंक हो जाएंगी चीज़ें। अब हम अपनी बुक का चैप्टर जो है उसको शुरुआत करते हैं। शुरुआत में चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो उस इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब आप समझ गए होंगे कोल्ड वॉर का एंड कब हुआ था, 1991 में कोल्ड वॉर का एंड हुआ था। इज यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक। ध्यान रखना, हमारी बुक का नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो मतलब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 में, उसके बाद का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये चीज़ ध्यान रखना, और यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या क्या कहानी होती है, सारी चीज़ें हम समझेंगे इस बुक में। ठीक है ना, और इस चैप्टर में बताया गया है कि सेकंड जो दो सुपर पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस चैप्टर शोज द हाउ डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर्स दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। ध्यान देना, बुक में कई जगह तो ये लिख देंगे यूएसएसआर, और कई जगह डायरेक्ट लिख देंगे सोवियत यूनियन, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो यूएसएसआर आप ध्यान रखना, 1991 तक हम यूज करेंगे यूएसएसआर, फिर इसके बाद रशिया, या यूएसएसआर कहो या सोवियत यूनियन, बात एक ही है। तो इस बुक में क्या बताया जा रहा है, कोल्ड वॉर के दौरान दो ही चीज़ें सेंटर में थी। कौन कौन सी चीज़ें, एक तरफ तो था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था यूएसए, और पूरे वर्ल्ड में यही दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, और इन्हीं दोनों का डोमिनेंस चलता था, इन्हीं दोनों की दादागिरी चलती थी। ये दो ग्रुप बन जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में दो ग्रुप बन गए, दो गैंग बन जाते हैं। एक तरफ तो यूएसएसआर वाली गैंग बन जाती है, एक तरफ यूएसए वाली गैंग बन जाती है। कुछ कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा था उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान वेरियस एरिनाज को देखेंगे। एरिनाज का मतलब किन किन जगहों पर ये दोनों पावर्स आपस में एक दूसरे के सामने आमने भिड़ती हैं। ठीक है, फिर साथ के साथ में इसी चैप्टर में हम समझेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बस थोड़ा सा इतना समझ लो, जब पूरा विश्व दो भागों में बढ़ गया था, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, तो कुछ कंट्रीज तो यूएसए को ज्वाइन कर रहे थे और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को। और 1945 के बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो वर्ल्ड में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डीकोलोनाइजेशन। मतलब वर्ल्ड में कई सारी कंट्री एक के बाद एक इंडिपेंडेंट होने लग जाती हैं अपनी अपनी कॉलोनियल पावर से। जैसे मतलब कुछ कंट्रीज तो अंग्रेजों के अधिकार में थे, कुछ कंट्रीज फ्रांस के कंट्रोल में थे, तो वो कंट्रीज अब धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, आज़ाद होने लगती हैं। तो जो कंट्री आज़ाद होकर आ रही थी, नई नई कंट्रीज, उनके सामने बड़े संकट थे। वो चाहते थे कि हम तो भाई ना तो यूएसए की तरफ जा रहे और ना ही यूएसएसआर की तरफ जा रहे, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अलग से जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो फिर हम इस चैप्टर में इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे दोनों सुपर पावर्स के डोमिनेंस को क्या करता है, चैलेंज करता है, और इन दोनों के बीच में टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा कौन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये चीज़ हम समझेंगे। साथ के साथ में हम ये भी समझेंगे कि कैसे नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज ने एक न्यू इस्टेब्लिश किया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया था। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का पर्पस था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन करना। जो भी देश नए नए आज़ाद हुए थे उनको बोलते हैं, जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ध्यान रखना, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, बाकी डिटेल्स हम चैप्टर में करेंगे। और इन्होंने एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना दिया जिसको हम बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसका मेन पर्पज़ क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। फिर साथ के साथ में लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल रहता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, इंडिया का क्या रोल रहता है और कैसे
नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाता है, भारत अपने हितों की रक्षा कर पाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम शुरुआत करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो अपना मेन टॉपिक है। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पहले मैं आपको कुछ लोगों से परिचित करा देता हूं। ये इधर साइड में आपको जो दिखा रखे हैं, ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। क्या मतलब थे उस समय 1962 के टाइम पर, 61 के टाइम पर ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जॉन एफ कैनेडी, नाम क्या है इनका, जॉन एफ कैनेडी, ये हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। कब की बात है, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जब ये संकट हुआ था क्यूबन मिसाइल वाला, तब की बात है। अब क्यूबा क्या है, देखो ये यूएसए है, नीचे मैक्सिको है, यूएसए के नीचे यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है कैरेबियन सी में, इस आइलैंड कंट्री का नाम है क्यूबा। तो क्यूबा में यूएसएसआर ने मिसाइल रख दी थी, उसी को हम बोल रहे हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो इस दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, सॉरी हाँ सही है, और यूएसएसआर के लीडर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। कौन हुआ करते थे, निकिता क्रुश्चेव। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने, ठीक है, बार बार ये नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत प्यारा सा मैप दिखा रखा है यहाँ पे, आप देखोगे तो एक कोल्ड वॉर वाला ही मैप है 1961 के दौरान। ये जो रेड वाला पोर्शन दिखा रखा है ये है यूएसएसआर, ये वाला जो पोर्शन है ये है यूएसए। ठीक है, अब ये जो ब्लू ब्लू कंट्रीज दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये हैं वेस्टर्न ब्लॉक। कैसा ब्लॉक बना रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉक बना रहे हैं, और ये यूएसए के अलाइज हैं, यहाँ पर भी यूएसए के अलाइज हैं। ये वाला जो येलो येलो दिखा रखे हैं ये हैं आपके येलो येलो जो दिखा रखे हैं ये हैं आपके नॉन अलाइंड कंट्रीज। नॉन अलाइंड मतलब जो ना यूएसए की तरफ थे और ना ही यूएसएसआर की तरफ थे, उनको हम बोलते हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज। ईस्टर्न ब्लॉक कहाँ पर है, ये थोड़ा सा लाइट रेड है, ये वाला है ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, तो इसको आप देखना एक बार। तो हमें मुद्दा फोकस करना है यहाँ पे यूएसए, और दूसरा है ये यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। क्यूबा, अगर वर्ल्ड के मैप में आप क्यूबा देखो तो ये यूएसए हो गया। यूएसए के नीचे की साइड में यहाँ पर एक कंट्री है क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना, ध्यान रखना। और भी यहाँ पर कंट्रीज हैं जैसे जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये मैक्सिको है, वेलेज, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन, यहाँ पे कैरेबियन सी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो जो बच्चे ज्योग्राफी के हैं इस मैप को अच्छी तरह से बना लेना, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वर्ल्ड के मैप में अगर पूरे में देखो क्यूबा कहाँ है, तो ये रहा आपका क्यूबा, और ये है यूएसए, और नीचे है मैक्सिको। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आई होप बैकग्राउंड आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बात है आपकी अप्रैल 1961 की। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ध्यान देना, इसको हम बोल सकते हैं सोवियत यूनियन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ध्यान रखना। अब आगे से मैं सोवियत यूनियन बोलूं या यूएसएसआर बोलूं, आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं करनी, आपको बस ध्यान रखना है दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो 1961 अप्रैल की बात है। ठीक है, यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वो बड़े चिंतित थे। क्यों चिंतित थे, उनको डर लग रहा था कहीं यूएसए आक्रमण ना कर दे, कहाँ पर, क्यूबा पर। क्योंकि क्यूबा में क्या था, क्यूबा में रूल कर रहे थे फिडेल कास्ट्रो। ये भाई साहब जो है ये है फिडेल कास्ट्रो, और क्यूबा जो देश था ये यूएसएसआर का अलाइज था, यूएसएसआर के ग्रुप में था। ये ध्यान रखना, यूएसएसआर आपको पता है कम्युनिस्ट कंट्री था, और साथ के साथ में क्यूबा भी कैसा कंट्री था, कम्युनिस्ट कंट्री था। तो यूएसएसआर के लीडर्स को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो यूएसए क्यूबा पर अटैक कर दे और यहाँ पर फिडेल कास्ट्रो को हटा दे। ओवरथ्रू का मतलब है हटा देना किसी को। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट में है तो उसको ओवरथ्रू करने का मतलब है उसको गवर्नमेंट से हटा देना। कहीं ऐसा ना हो यूएसए इस फिडेल कास्ट्रो को हटा के अपना कोई मतलब व्यक्ति यहाँ पर बिठा दे। तो इनको ये डर लग रहा था, इसीलिए। और ध्यान रखना ये फिडेल कास्ट्रो कौन है, तो फिडेल कास्ट्रो उस समय क्यूबा के क्या हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और क्यूबा अमेरिका से दूर यहाँ पर एक कैसा देश है, आइलैंड कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री, इतना ध्यान रखना। क्यूबा उस समय सोवियत यूनियन, देखो अब यहाँ पर आ गया ना सोवियत यूनियन, तो यूएसएसआर का हो या सोवियत यूनियन, क्यूबा और सोवियत यूनियन, ये निकिता क्रुश्चेव और ये कौन है, फिडेल कास्ट्रो, ये मतलब आपस में जब हाथ मिला रहे हैं इसका मतलब ये कैसे हैं, अलाइज हैं। तो ये ध्यान रखना, क्यूबा किसकी गैंग में शामिल था, सोवियत यूनियन की गैंग में शामिल था, मतलब अलाइज था। और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल रिलेशन थे। ठीक है, अब देखो ये जो बड़े बड़े कंट्री थे ना, जैसे यूएसएसआर और यूएसए, ये क्या करते थे, अपने अलाइज जो इनके गुट में थे उनकी क्या करते थे, हेल्प करते थे, उनको
फाइनेंशियल हेल्प करते थे, पैसे वैसे प्रोवाइड कराना, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे। तो ध्यान रखना क्यूबा कौन था, क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाई था जिसको लगातार हेल्प मिल रही थी। कैसी? डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रही थी और फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी। किससे? सोवियत यूनियन से। दूसरी बात, निकिता क्रुश्चेव मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा दिए। ये लीडर हुआ करते थे सोवियत यूनियन के। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब वक्त आ गया, क्यूबा को हम क्या करते हैं, रशियन बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रशियन बेस बनाते हैं। मतलब अपना जो यूएसएसआर है उसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने का मतलब है यहाँ पर अपनी आर्मी वार्मी सेट करते हैं और यहाँ पर अपने हथियार रखते हैं। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया निकिता क्रुश्चेव ने कि अब क्यूबा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1962, अब यहाँ से बीमारी स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल रख दी। क्या रख दी? क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल रख दी। अब सोचो, यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल रखने का मतलब है कि यूएसए अब डायरेक्टली किसके कंट्रोल में, मतलब किसके अंडर में आ जाएगा, इस न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। अगर क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी जाए तो यूएसए को क्या हो सकता है, पत्ता साफ हो सकता है। तो यूएसए को अब डर लग गया कि यार ये तो बहुत खतरा हो गया। मतलब यहाँ पर तो है यूएसएसआर, इन्होंने क्या किया, क्यूबा में आके मिसाइल रख दी, न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए। तो न्यूक्लियर वेपन्स रखने का मतलब है अब चिंता बढ़ गई। किसकी चिंता बढ़ गई? यूएसए की। इनको परेशानी होने लग गई। तो 1962 में ध्यान रखना, निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दी। कहाँ पर? क्यूबा में। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही इन्होंने ये वेपन्स यहाँ पर रखे तो पहली बार यूएसए जो था, यूनाइटेड स्टेट्स जो था, ये बिल्कुल क्लोज रेंज में आ जाता है। किसकी क्लोज रेंज में आ जाता है? यूएसएसआर की क्लोज रेंज में आ जाता है। कैसे क्लोज रेंज में आ जाता है? क्योंकि क्यूबा के बिल्कुल नज़दीक था यूएसए, इसलिए मतलब अब इनको खतरा हो गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की जो सिटीज़ हैं, अमेरिका के जो बेसेस हैं, इन पर मतलब अटैक ना कर दे कौन? यूएसएसआर। तो पहली बार मतलब इनको बिल्कुल खतरा हो गया, डर लगने लग गया कि यार अब तो मतलब मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। तो मतलब ऐसा लगने लग गया था कि कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। अब इन्होंने जब मिसाइल रख दी थी, कहाँ पर? क्यूबा में जब मिसाइल रख दी थी यूएसएसआर ने, तो उस मिसाइल के 3 वीक बाद अमेरिकन्स को पता चलता है कि क्यूबा में इन्होंने, यूएसएसआर ने क्या कर दिया है, मिसाइल रख दी है। ध्यान रखना, अमेरिका को पता ही नहीं चला था। अमेरिका को बहुत समय बाद, मतलब 3 वीक बाद, लगभग 20-22 दिन बाद पता चला कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में क्या रख दिए हैं, मिसाइल रख दिए। तो और ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। तो पता चला इनको, सरकार भी चिंतित हो गई। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी। मैं परिचय कराई चुका हूँ। जॉन एफ कैनेडी उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जॉन एफ कैनेडी और उसके एडवाइजर्स ये रिलक्टेंट थे। किसके बारे में? ये नहीं चाहते थे कुछ भी करें उस समय। अब देखो संकट तो हो ही गया, यूएसए के सामने चैलेंज था, तो वहाँ पे मतलब प्रेशर पड़ रहा था। सभी लोग कह रहे थे इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइजर्स ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी करें, अगर, क्योंकि इनको डर लग रहा था अगर कुछ भी होता है, अगर बाई चांस गलती से मिसाइल चला दी यूएसएसआर ने, तो मतलब हो सकता है न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए, फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए। ध्यान रखना, अभी तक किसी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक मतलब ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, पहली बार अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था जापान के खिलाफ। अब यहाँ पर अब दोनों देश अगर आपस में न्यूक्लियर वेपन से अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो खतरा दोनों को है, नुकसान दोनों को है। तो ये नहीं चाहते थे कि यार हम मतलब कुछ ऐसा एक्शन लें जिसकी वजह से फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। मगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब हम क्रुश्चेव को तो हम मतलब पटरी पर जरूर लेके आएंगे। उनको हम मतलब निश्चित कर लिया कि वो कैसे भी करके क्रुश्चेव को मतलब मनाएंगे या करेंगे कुछ भी करके, या उनको मजबूर करेंगे कि वो क्यूबा से क्या करे, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को हटाए। ये इन्होंने डिसाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि हमें वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि यार वर्ल्ड वॉर होता है ना तो लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है, बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जान माल की हानि होती है। आज की डेट में देख लो तुम, जापान में जो न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था, आज भी वहाँ पर लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं वहाँ पर अभी भी, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। इसलिए लोग, कोई भी नहीं चाहता था कि यार यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई हो। तो देखो क्या लिख रहा है प्रेसिडेंट कैनेडी, बी केयरफुल, पीस, हमें पीस चाहिए और इस मामले को यूएन को हैंडल करने दो, यूनाइटेड नेशंस हैंडल करने का, हम नहीं चाहते क्यूबा के ऊपर कोई भी लड़ाई हो, ऐसे करके
मतलब लोगों ने मतलब कुछ प्रोटेस्ट सा भी किया था। खैर कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया, जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया। किसको ऑर्डर दिया कि अमेरिका के जो वॉरशिप्स थे उनको बोल दिया कि अगर यूएसएसआर की तरफ से कोई भी जहाज, पानी का जहाज आए, कोई भी शिप आए क्यूबा की तरफ, उसको आप क्या कर दो, रोक दो, इंटरसेप्ट कर दो। अब सोचो यूएसएसआर से अगर कोई जहाज कहाँ की तरफ आ रहा है, क्यूबा की तरफ आ रहा है, तो उसको रोकने के आदेश दे दिए किसने, जॉन एफ कैनेडी ने। किसको दे दिया, अमेरिकन वॉरशिप्स को। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो जहाँ से जो जहाज आ रहे थे उनको रोकना स्टार्ट कर दिया। अब इनको जहाज़ों को रोकने का मतलब है सीधी मतलब वार्निंग देना किसको, यूएसएसआर को, कि भाई समझ जाओ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है और बात समझ में आती है दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है इस मैटर को यहीं पर सेटल डाउन करते हैं। तो ध्यान रखना ये जो टाइम था, ये जो क्लैश हुई थी दोनों पावर्स के बीच में, इसी क्लैश को क्या बोला जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पर यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने हो जाते हैं एक दूसरे के, क्यूबा नाम की जगह पर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और इस क्राइसिस ने, ध्यान देना, इस क्राइसिस के दौरान पूरा विश्व मतलब बड़े चिंता में पड़ गया था, कहीं ये वॉर क्या ना हो जाए, हॉट वॉर में तब्दील ना हो जाए। मगर खुशी की बात यह है कि ये वॉर हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ और ये नॉर्मल वॉर ही रहता है। बाद में फिर क्या करते हैं, ये जो यूएसएसआर वाले थे इन्होंने क्या किया, इस मामले को ठंडा कर दिया। दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि मतलब टेंशन्स को रिलीज करते हैं। तो इवेंचुअली टू द वर्ल्ड्स गेट रिलीफ, बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वार। तो दोनों साइड्स ने, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी, दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब वॉर हम नहीं करेंगे, क्योंकि वॉर करने के नुकसान बहुत सारे हैं। और सोवियत जो शिप्स थे ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये ऐसा माना जाता है कोल्ड वॉर के दौरान एक हाई पॉइंट था, बहुत तगड़ा वाला पॉइंट था। यहाँ पर एक बार तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो थैंक गॉड हम बच गए, सभी बच गए, बहुत सारे लोगों का नुकसान होते होते बच गया। तो सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएसएसआर ने क्या किया था, क्यूबा नाम की जगह पर क्या कर दी, मिसाइल प्लेस कर दी। क्यूबा कौन था, यूएसएसआर का एलाई था और कैसा देश था, कम्युनिस्ट कंट्री था। इनको डर यही लग रहा था कहीं यूएसए क्यूबा में जो फिडेल कास्ट्रो इनको हटा ना दे। तो ये जो क्लैश होती है दोनों के बीच में आपस में कि ये यहाँ पर मिसाइल भेज देते हैं और ये इनके यूएसएसआर के जहाज़ों को रोकना स्टार्ट कर देता है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है। और ये कब की बात है, ये उस समय की बात है जब कोल्ड वॉर चल रहा था। और कोल्ड वॉर किन किन पावर्स के बीच में चल रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। ठीक है, उसी टाइम पर 1961-1962 में ये घटना हो जाती है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी टॉपिक हम एक एक करके अब कवर करते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।